हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वॉइस ऑडिबल है मेरी? जल्दी से बताइए, वॉइस ऑडिबल है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है मेरी? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वॉइस ऑडिबल है मेरी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मुझे। आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जल्दी से लाइव आ जाइए, सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से सारे जल्दी से लाइव आ जाइए, सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि who has been appointed as the deputy governor of the Reserve Bank of India in April 2025। डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है 2025 के अंदर? किसको अपॉइंट किया गया है 2025 के अंदर? तो बताइए मुझे। फर्स्ट ऑप्शन के पास जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है पूनम गुप्ता। पहला ऑप्शन है हमारे पास पूनम गुप्ता। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास निधि तिवारी। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पांडुलेनी इतुला। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास अरियाना सबीलेंका। चौथा ऑप्शन है हमारे पास अरियाना सबीलेंका। बताइए मुझे, अरियाना सबीलेंका, बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। लाइव आ जाओ पहले सारे। देखिए राइट आंसर की बात करें तो इसको राइट आंसर है पूनम गुप्ता। राइट आंसर क्या है हमारे पास? पूनम गुप्ता। राइट आंसर क्या है हमारे पास? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर क्या किया गया? इनको अपॉइंट किया गया है। डेप्यूटी गवर्नर क्या किया है? इनको अपॉइंट किया गया है। डेप्यूटी गवर्नर इनको अपॉइंट किया गया है। पूनम गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो कल की क्लास जिसने अटेंड की होगी तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो आरबीआई है वो क्या है? बैंक्स ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं इसको। और दूसरी बात क्या है कि इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। अगर नेशनलाइजेशन की बात की जाए तो 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है। और अभी के जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। अभी के जो गवर्नर है वो है कौन? संजय मल्होत्रा। और अगर मैं फर्स्ट गवर्नर की बात करूं तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के तो वो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आप क्लियर है? चले आगे। किसको अपॉइंट किया है? पूनम गुप्ता जी को अपॉइंट किया है। किसको किया है? पूनम गुप्ता जी को अपॉइंट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा हाँ, एक और बात आपको याद रखनी है कि इसमें क्या था कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी को, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको क्या करेंगी? उसको क्या करेंगी ये लोग? ये मॉनेटरी जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारा मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसकी मीटिंग को शेड्यूल करेंगी। कब से कब तक? 7 से 9 अप्रैल को शेड्यूल करेंगी। 7 से 9 अप्रैल को क्या करेंगी? ये शेड्यूल करेंगी। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अब यहां देखते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है माइकल पत्रा को। किसको रिप्लेस किया है? माइकल पत्रा को इन्होंने क्या किया? रिप्लेस किया है। माइकल पत्रा को क्या किया इन्होंने? रिप्लेस किया है। माइकल पत्रा को क्या किया इन्होंने? रिप्लेस किया है। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहां है आरबीआई का? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हेडक्वार्टर है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेशनलाइजेशन की बात की जाए 1 जनवरी 1949 में इंडिया के जो अभी के गवर्नर है प्रेसिडेंट, जो प्रेजेंट की बात की जाए तो संजय मल्होत्रा है। फर्स्ट गवर्नर कौन है हमारा? सर ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख।
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, जो क्वेश्चन होते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ का मतलब क्या है कि सब कुछ, उसमें से किस देश ने इसको इम्प्लीमेंट किया, सब कुछ पता होना चाहिए। कौन सी स्पेस एजेंसी है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु हैज लॉन्च द फ्रेम 2 मिशन टू सेंड द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन टू द अर्थ पोलर ऑर्बिट। किस स्पेस एजेंसी ने फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया है, जो कि एक फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसको कहां पे लॉन्च किया जा रहा है? अर्थ पोलर ऑर्बिट के ऊपर, पर अर्थ पोलर ऑर्बिट के ऊपर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास, पहला नासा, दूसरा है स्पेसएक्स, तीसरा है रॉसकॉमोस, और चौथा है हमारे पास ब्लू ओरिजिन। ये देखिए, जो नासा ये तो अमेरिका की है स्पेस एजेंसी, ठीक है। जो स्पेसएक्स है वो भी अमेरिका की है, इलॉन मस्क की है ये, और जो रॉसकॉमोस है वो रशिया की है, और जो ब्लू ओरिजिन है ये आपको पता होना चाहिए, जो अमेज़न के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी ये स्पेस कंपनी है। समझ में है? ब्लू ओरिजिन कहाँ किसकी है? ये जो अमेज़न के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी है ये कंपनी ब्लू ओरिजिन। ठीक है, तो बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? फ्रेम 2 मिशन, फ्रेम 2 मिशन, फ्रेम 2 मिशन। रुकिए 2 मिनट, मैं इसको यहां पे सही कर देता हूं। फ्रेम 2 मिशन, फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया? तो अगर राइट आंसर की बात करें इसके, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जो है हमारा वो है नासा। राइट आंसर क्या है इसका? नासा। सॉरी राइट आंसर है इसका स्पेसएक्स। गलती होगी मेरे से। जो राइट आंसर है वो है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी है, जिसका जो पॉपुलर जो व्हीकल है वो फैल्कन 9 है। फैल्कन 9 याद रखना है आपको, ठीक है, फैल्कन 9। अब ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन था जो कि कहां पर, किससे रिलेटेड होगा? अर्थ ऑर्बिट, जो कि पोल टू पोल होगा, पोल टू पोल होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पोलर ऑर्बिट है ना अर्थ का, इस मिशन के दौरान क्या करेंगे? ये जो ह्यूमन एक्सरे लेंगे, पहली बार स्पेस में ह्यूमन एक्सरे ये क्या करेंगे? पहली बार ह्यूमन एक्सरे क्या किया जाएगा? लिया जाएगा स्पेस के अंदर, इस मिशन के तहत। ठीक है, इस मिशन के तहत, मिशन का नाम क्या है? फ्रेम 2। फ्रेम 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब स्पेसएक्स के बारे में याद हम जान लेते हैं। अब ये जो स्पेसएक्स कंपनी है ना, ये जो स्पेसएक्स कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है यूएसए की। ठीक है, फुली ओन्ड बाय इलॉन मस्क। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है ये। ठीक है, अगर इस आपसे पूछा जाए कि ये जो मिशन को कहां पे लॉन्च किया गया था, सेंटर क्या था उसका, तो सेंटर की बात की जाए तो वो तो कैनेडी स्पेस सेंटर था फ्लोरिडा यूएसए के अंदर। और इसको लॉन्च कब किया गया? 31 मार्च 2025 में इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। फाउंडेशन कब हुई इसकी? 2002 में। फाउंडेशन कब हुई इसकी? 2002 में। चेयरमैन कौन है इसके? इलॉन मस्क। ठीक है, इलॉन मस्क चेयरमैन टेस्ला के भी हैं। और आप ये भी जानते होंगे जो ट्विटर, पहले ट्विटर कहलाता था, अब उसको एक्स कहते हैं, तो उसके भी हैं ये। ठीक है, एक स्पेस कंपनी है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, और ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे छोटी कंपनी हो, जैसे कोई छोटी कंट्री है हमारे पास, ईरान ने क्या करना है? अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वो क्या करेगी? किससे कंसल्ट करेगी? स्पेसएक्स के साथ, कि हमारा सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करना है। तो इलॉन मस्क अपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्पेसएक्स कंपनी है जो उनकी, वो क्या करेगी? उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ताकि उनका सैटेलाइट क्या हो? लॉन्च हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना मेरी? जल्दी से देखिए दोस्तों, जल्दी से।
जल्दी से देखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बाय व्हेन हैज यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस टू मेक इंडिया नक्सल फ्री। ठीक है, जो होम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने अनाउंस किया कि कब तक इंडिया नक्सल फ्री हो जाएगा। ठीक है, नक्सल फ्री हो जाएगा, नक्सलियों से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2025 तक, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2027 तक, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 31 दिसंबर 2025 तक, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 31 मार्च 2026 तक। बताइए मुझे राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, नक्सल फ्री कब तक हो जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर। नक्सली इलाके होंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको नक्सली इलाके कौन कौन से हैं। तो जो अमित शाह ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया नक्सल फ्री हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, ये 31 मार्च 2026 तक ये क्या हो जाएगा, नक्सल फ्री हो जाएगा। 2026 तक ये क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक क्या हो जाएगा, इंडिया नक्सल फ्री हो जाएगा, अनाउंस किया है इन्होंने। अब देखते हैं कि नक्सल जो एरिया है वो कहाँ पे है, नक्सल एरिया जो कहाँ पे है। ठीक है, अगर देखा जाए जो कंट्री के अंदर, हमारे जो कंट्री के अंदर अगर देखा जाए कि हमारे जो कंट्री के अंदर हैं 38 है, कितनी जगह है, 38 है जहां पे नक्सली मतलब है, वहां पे उनका कंट्रोल है, नक्सलियों का क्या है, कंट्रोल। ये ज्यादातर जो है मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अब देखते हैं जैसे छत्तीसगढ़ का इलाका है हमारा, कहाँ का इलाका है जो मोस्ट इफेक्टेड है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है बीजापुर, छत्तीसगढ़ में बीजापुर, कानकेर, नारायणपुर और सुकमा, और एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, झारखंड का, जिसको बोलते हैं हम वेस्ट सिंहभूम, और एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। ये सारे के सारे जो एरिया है ना, ये नक्सली से क्या है, इफेक्टेड है। किससे है, नक्सली से क्या है, इफेक्टेड है। तो सरकारें हमारी क्या कर रही हैं कि प्रयास कर रही हैं, क्या कर रही हैं सरकारें हमारी, प्रयास कर रही हैं कि इनके लिए क्या किया जाए, जो मोस्टली नक्सल इफेक्टेड एरिया है इनको क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए, क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि सिक्योरिटी को टाइट किया गया है, इनके खिलाफ जो सिक्योरिटी को क्या किया है, टाइट किया गया है, ताकि ये और दुर्घटना ना हो, उस जो भी आसपास के जो इलाके हैं नक्सली वहां पे क्या ना कर सके, अटैक ना कर सके। ठीक है, लोगों को नुकसान ना कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। नक्सली इलाके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब यहां देखिए ऐप पे है, ऐप के भी जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट एप्स हैं जो लॉन्च किए गए भारत सरकार के द्वारा या फिर कोई एमएनसी के द्वारा, जिसका मतलब रोल ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वर्ल्ड के अंदर या किसी नेशनलाइजेशन के अंदर, किसी नेशन के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड होते हैं जितने भी ऐप, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसी गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट, इंडिया की किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐप लॉन्च किया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस महत्व से उसने लॉन्च किया है उस चीज को। ठीक है, अब यहां देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च भागीरथ ऐप अंडर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के अंडर किस स्टेट गवर्नमेंट ने भागीरथ ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने। तो पहला ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश। चौथा ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। भागीरथ नाम से आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, नाम से ही भागीरथ। अलकनंदा एंड भागीरथी मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा। कहां पर, देवप्रयाग के अंदर। कहां पे, देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पे है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर, उत्तराखंड। क्या है राइट आंसर इसका, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या है इसका, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। समझ में आया दोस्तों, ऑप्शन क्या है इसका, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड।
ध्यान से देखिए अब उत्तराखंड कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, भागीरथ। अब ये जो इसका एम क्या होगा, एम इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए एम इंपॉर्टेंट है, एम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो एम देखिए, तो जो एम है इसका क्या है, नाम से ही क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम से ही क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भागीरथ। भागीरथ का मतलब क्या है कि वाटर मैनेजमेंट। इस ऐप से क्या होगा, ये वाटर को क्या करेंगे, जो वाटर रिसोर्सेज है ना उनको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, वेस्ट ना हो पाए, वो पॉल्यूट ना हो पाए, ठीक है, कंटेमिनेट ना हो पाए। तो ये जो ऐप था ये क्या करेगा, वाटर सोर्सेज को मॉनिटर करेगा। जो भी वाटर रिसोर्सेज, वाटर के सोर्सेज हैं उत्तराखंड के अंदर, उसको क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा। और ये क्या करेगा, वाटर लेवल को क्या करेगा, वाटर लेवल का इंफॉर्मेशन देगा और ट्रैक करेगा, उसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा, ताकि वो क्या कर सके, कंजर्वेशन से रिलेटेड मेजर्स को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। ठीक है, कंजर्वेशन से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी मेजर्स होंगे, जो भी इंप्लीमेंट करनी होंगी चीजें, उसको इंप्रूव करने के लिए वो कर सके। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि इसका क्या है, थीम क्या है। अगर मैं स्लोगन की बात करूं तो स्लोगन क्या था, इस इनिशिएटिव का स्लोगन की बात की जाए तो स्लोगन क्या है इसका, धारा। धारा मेरा, नौला मेरा, नौला मतलब नल, नल जो होते हैं, गांव मेरा, प्रयास मेरा। क्या इस इनिशिएटिव का स्लोगन क्या है, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ठीक है, ये स्लोगन है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, इनिशिएटिव पता लग गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे रिनोन्ड ऑथर्स होते हैं, अमिताभ कांत हैं, ठीक है, शशि थरूर जी हैं, और हमारे जो कौन से हैं, एक और अभिनय भी हैं, बहुत सारे हैं। जैसे जितने भी ऑथर्स होते हैं ना, सारे के क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर। महात्मा गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है आपके पास। तो पहला ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। बुक का नाम क्या है कि द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है, तो ऑप्शंस पे आते हैं, ऑथर कौन है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पे आते हैं। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, शशि थरूर। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, शशि थरूर। दूसरा है हमारे पास विनय सीता पाटिक। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास संजीव चोपड़ा, संजीव चोपड़ा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास संजीव कर लेना इसको, मैं ठीक करता हूं इसको, संजीव चोपड़ा। और आखिरी है हमारे पास ऑप्शन रामचंद्र गुहा। आखिरी है हमारे पास रामचंद्र गुहा। बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए मुझे जल्दी से दोस्तों, राइट आंसर बताइए। अब लाल बहादुर शास्त्री जी का रिलेशन किससे है, इंडियन पॉलिटिक्स से है। तो ये जो बुक भी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंडियन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इसका अगर राइट आंसर की बात की जाए, राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है हमारे पास संजीव चोपड़ा। राइट आंसर क्या है हमारे पास, संजीव चोपड़ा। राइट आंसर क्या है हमारे पास, संजीव चोपड़ा इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है, संजीव चोपड़ा। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के 2nd नंबर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चले आगे। अब ये किस पे बेस है हमारा, इंडियन पॉलिटिक्स पे बेस है। और लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे वो क्या थे, 2nd नंबर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, 2nd नंबर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर गलत कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए आपका। यहां पे गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी। लेकिन एग्जाम जब मेन मैच होगा ना आपका, जजमेंट डे होगा, उस दिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पे जितना मर्जी गलत कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन इन अप्रैल 2025। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बताता हूं, कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं? जहां पर ब्रिटिश ने क्या किया, राज किया हो। ऐसे कंट्रीज जहां पर क्या किया हो, ब्रिटिश ने राज किया हो, उसको कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात क्या है कि ये पूछ रहा है कि फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जिसको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, किसका? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का बनाया गया, पहली है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली है। ठीक है, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शंस पे आते हैं। पहले ऑप्शंस क्या है, कह रहा है आपका? पहला ऑप्शन है शिरले, दूसरा ऑप्शन है ग्रेस मोंगिया, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मोबाई जॉनसन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। चौथा ऑप्शन है आपके पास पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। बताइए मुझे राइट आंसर, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर बताइए मुझे। राइट आंसर की बात की जाए तो इस फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जिनको सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाया गया है, वो है शिरले बोटचीवे। शिरले बोटचीवे। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो शिरले जी हैं वो कौन सी कंट्री की हैं। शिरले जी हैं कौन सी कंट्री की हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो शिरले जी हैं वो घाना, किसकी हैं? घाना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने जगह ली है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड की। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड की क्या ली है इन्होंने? जगह ली है, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड की जगह ली है। ठीक है, रिप्लेस किया है इनको। और ये कहां की थी, ये कौन सी कंट्री की है? डोमिनिका। कहां की है? डोमिनिका। ठीक है, चलिए कहां के हैं? डोमिनिका। अब जरा यहां देखिए, जो डोमिनिका थी वो कब से कब तक रही? 2016 से लेकर 2025 तक रही। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पैट्रिका जी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली वुमेन थी कॉमनवेल्थ, पहली सेक्रेटरी जनरल थी ये, कहां की? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की क्या थी ये? पहली क्या थी? वुमेन थी। तो ये भी याद रखना है आपको। और जो शिरले बोटचीवे है ये कहां की है? घाना की है। पहली फर्स्ट वुमेन अफ्रीकन क्या बनी है? ये सेक्रेटरी जनरल बनी है। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो 7th नंबर की सेक्रेटरी जनरल बनी है। 7th नंबर की क्या बनी है? सेक्रेटरी जनरल बनी है। नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है आपको। 7th सेक्रेटरी जनरल बनी है। ठीक है, कितने साल के लिए ये? 4 साल के लिए। कितने 4 साल के लिए? 4 साल के लिए। कहां की है? घाना की। और आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहां हुई थी इसकी? 1949 के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है इसका? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। जाहिर सी बात है ब्रिटिश ने राज किया तो यहीं पे होगा। दूसरी बात क्या है, इसके मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स कितने हैं? 56 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। मेंबर्स कंट्रीज कौन है? 15 कंट्रीज। आपने ये भी सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी उसी देशों के साथ खेला जाता है जहां पर ब्रिटिश ने क्या किया? राज किया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी क्या है? इससे रिलेटेड है। ठीक है, मेंबर्स कंट्री ऑफ 56। चले आगे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेयर हैज द गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट क्लोरोटॉल्विन प्लांट? इंडियाज लार्जेस्ट क्लोरोटॉल्विन प्लांट गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहां पे इनॉग्रेट किया है?
अब ऑप्शंस आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, वैसे भी पता लग गया होगा कि गुजरात के सीएम ने जहां इनॉग्रेट किया होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होना चाहिए। तभी में हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला दहेज, दहेज, दहेज नहीं दहेज, गुजरात। दूसरा है मुंबई महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा। चौथा ऑप्शन है हमारे पास लखनऊ उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन है हमारे पास लखनऊ उत्तर प्रदेश। बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? दहेज गुजरात। दहेज गुजरात में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट क्लोरोटॉल्विन प्लांट क्या किया गया जा रहा है? इनॉग्रेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा, जो कि वहां के सीएम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है ना, ये किसके फाउंडेशन पे, फाउंडेशन डे पे इनॉग्रेट किया गया? किसके फाउंडेशन डे? तो एक कंपनी है जिसका नाम है गुजरात बेस्ड कंपनी है, जो उसका नाम है गुजरात अल्कलीज, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड। इसके फाउंडेशन डे पर इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इसके फाउंडेशन डे पर इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए मुझे, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां देखिए, इस प्लांट के लिए कितने इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है? कितने की इन्वेस्टमेंट हो रही है? तो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 350 करोड़। और इसका एम क्या है कि ये वैल्यू एडेड क्लोरीन को डिराइव करेगा। वैल्यू एडेड क्लोरीन को क्या करेगा? डिराइव करेगा। और जो हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट करवा रहे हैं, किसी कंट्री से क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इंडिया के अंदर ये प्लांट को जब हमने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, तो इससे क्या होगा? जो हमारी क्लोरीन की जो हमारे पास क्या होगी, जो भी हमारे पास डिपेंडेंस है, कंट्री की जो भी हमारे पास डिपेंडेंस है, वो क्या हो जाएगी? स्वदेशी हो जाएगी। हम किसी और कंट्री से डिपेंडेंस नहीं रहेंगे। तो वहां से क्या होगी? जो भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो क्या होगी? रिड्यूस हो सकती है। और जो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद ही क्या करेंगे? दूसरी कंट्री को क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो केमिकल ही है, ये केमिकल कहां पे यूज होता है? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में यूज होता है। कहां पे होता है? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। एग्रोकेमिकल्स एंड पेंट इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे इस केमिकल का यूज किया जाता है, क्लोरीन का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पुलिस ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज सून गोइंग टू इंस्टॉल अ नेटवर्क ऑफ सीसीटीवी कैमरास इक्विप्ड विद फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी क्या कर रही है? एक नेटवर्क को इंस्टॉल करेगी, जो कि क्या होगा? सीसीटीवी नेटवर्क है, उसको इंस्टॉल करेगी, जो कि किसके साथ होगा? किसके साथ क्लब होगा? फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ क्या होगा? ये क्या होगा? क्लब होगा। ठीक है, इक्विप्ड होगा उसके साथ। तो ऑप्शंस है आपके पास। पहला ऑप्शन है गुजरात, पहला ऑप्शन है गुजरात। दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। देखिए इसका यूज क्या होगा? इसका यूज बहुत है कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? जितने भी क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे ये क्या करेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्राइम करके भाग जाते हैं। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से क्या होगा? हम उसको उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इजीली क्या कर सकते हैं? उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से। कि उसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल होंगे, उनका क्या होगा? डाटाबेस होगा। और जैसे ही हमें पता लगा कि ये जो कोई भी जिसने क्राइम क्या किया है? अटेम्प्ट किया है, तो उसकी फेस को रिकॉग्नाइज करके हम क्या कर सकते हैं? उस डाटाबेस से हम क्या करेंगे? मैच करेंगे, और उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स क्या हो जाएंगी? हमें पता लग जाएंगी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहां पे देखिए, ऑप्शन क्या है? गुजरात। दूसरा ऑप्शन है
न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु। बताइए मुझे राइट आंसर क्या है, बताइए राइट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी से बताइए। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जितनी भी क्रिमिनल रेट है ना वो उसको रिड्यूस किया जा सकेगा और इजीली क्राइम को कम किया जा सकता है और क्रिमिनल जो भी होंगे उनको इजीली क्या किया जा सकता है? डिटेन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। ठीक है, बहुत यूजफुल होगा ये। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली। राइट आंसर क्या है इसका? न्यू दिल्ली। राइट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली ने ये इंस्टॉल करने वाले हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, समझ में आया? न्यू दिल्ली। इससे क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि इससे क्या होगा, हम इजीली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को कैच कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जो भी क्राइम करके क्या कर रहे हैं, हाइड, अपने आप को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हो, उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब ये जो टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत न्यू है, ऑलरेडी ये क्या हो सकती है, बहुत जगह क्या हो सकती है, हमारे मार्केट में देखी जा रही है, पब्लिक प्लेसेस पे ऑलरेडी ये क्या है, इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, जो कि किसमें मदद करेगी, जो भी क्राइम रेट्स हैं उसको रिड्यूस करने में क्या करेगी, मदद करेगी। जो भी ईव टीजिंग होती है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, आपको पता ही है दिन पर दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल होस्ट द 12th हीरो एशिया कप हॉकी 2025। किसने, कौन होस्ट करने जा रहा है 12th हीरो एशिया कप हॉकी 2025 को, कौन होस्ट करने जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राजगीर बिहार, दूसरा ऑप्शन है आपके पास चंडीगढ़ पंजाब, तीसरा ऑप्शन है आपके पास भुवनेश्वर उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है आपके पास लखनऊ उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन है आपके पास लखनऊ उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन है आपके पास लखनऊ उत्तर प्रदेश। बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से भाई बताइए मुझे, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर जो है इसका राजगीर बिहार के अंदर ये होस्ट हो रहा है। 12th हीरो एशिया कप हॉकी ये कहां पे हो रहा है? राजगीर बिहार के अंदर ये हो रहा है। कब होगा ये? अगस्त 2025 के अंदर। कब होगा ये ऑर्गेनाइज? अगस्त 2025 के अंदर क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 8 टीम्स क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, 8 टीम्स क्या करेंगी? इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, अब ये भी अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा नवंबर 2024 में जो वुमेन्स का एशियन चैंपियनशिप कप हुआ था वो भी कहां पे हुआ था? राजगीर में, बिहार के राजगीर में हुआ था, जिसमें इंडिया ने ये टाइटल को जीता था, जिसमें इंडिया ने वुमेन्स ने क्या किया, इस टाइटल को क्या किया, जीता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। पहले अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं पहले इसमें कि 8 टीम्स कौन कौन सी हैं। इसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर। तो यहां हम ये देख लेते हैं 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस इवेंट के अंदर। 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 8 टीम्स कौन कौन सी है हमारी? इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, कोरिया, चाइना एंड मलेशिया। कोरिया, चाइना, मलेशिया इंक्लूडिंग। ठीक है, टोटल 8 टीम इंक्लूडिंग। इस टूर्नामेंट में ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। कौन सा है? प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है ये। किसका? हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, चले आगे। यहां देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हेन वाज 52nd anniversary Project Tiger, a pioneering initiative that changed the landscape of wildlife conservation, celebrated?
कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52nd एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। एक ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, एक इनिशिएटिव था जिसने क्या किया, वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन को क्या किया, बढ़ावा दिया। एक बहुत ही पायनियर इनिशिएटिव था ये। कब लॉन्च, उसका 52nd एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है। कब मनाया गया ये, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च कब हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था, बता सकता है मुझे कोई, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ बताइए मुझे, 1 अप्रैल 1973 को। कब हुआ था, क्यों लॉन्च किया गया, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी, ड्रास्टिकली क्या हो रही थी, ये रिड्यूस हो रही थी। इसको कंजर्व करने के लिए क्या किया गया, इंदिरा गांधी ने इसको क्या किया, लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी के समय इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। इंदिरा गांधी के समय लॉन्च किया गया। और कहां पे लॉन्च किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। जो कि कहां पे है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर है। वहां पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 1973 के अंदर। ठीक है, लॉन्च बाय पीएम इंदिरा गांधी एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको हैनले में नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, पुराना नाम है इसका इन उत्तराखंड। ठीक है, अगर बात की जाए कि अभी प्रेजेंट में कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर, प्रेजेंट में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 58 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं, 58 टाइगर रिजर्व है अभी। अगर मैं बात करूं कि कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी, टाइगर की, तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां है हमारे पास, मध्य प्रदेश के अंदर। किसके पास है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। और वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंटली। ठीक है, प्रेजेंटली 58 है। कितने हैं, 58 यार, 58। ठीक है, कब मनाया गया ये, ऑप्शंस पहले देखते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है, 1 अप्रैल। राइट आंसर क्या है इसका, 1 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, 1 अप्रैल 1973। चलिए, 1973 को क्या किया, लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कहां पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ठीक है, इसका फोकस क्या था, जो हमारा इंडियन नेशनल एनिमल है टाइगर, उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके हम लोग। ठीक है, हमारे फूड चेन के लिए टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइगर एक ऐसा स्पीशीज है जो बहुत हमारे फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको कंजर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था भारत सरकार का। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने कोई भी हमारा कोर्स अवेल करना है, ऑल इन वन जेई आरआरबी, ऑल इन वन एई जेई कोर्सेज, आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई, अगर आपने कोई भी कोर्स को अवेल करना है तो प्लीज मेरे कोड का इस्तेमाल करिए, मेरे कोड का इस्तेमाल करिए, मनीष 30 का यूज कीजिए, आपको डायरेक्ट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30% डिस्काउंट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैया मिशन किसने
एंड किया है ये 15 जनवरी 2025 वाज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। ठीक है, कल भी हमने क्वेश्चन किया है, दोबारा रिपीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर की बात कीजिए, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास इसरो, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नासा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रोस्कोमोस रशिया की, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ईएसए। ईएसए कहां की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसको किसने एंड किया है? किसने एंड किया इसको? किसने एंड किया इसको? ईएसए ने। किसने किया है? ईएसए ने। ठीक है, किससे रिलेटेड था ये? किससे रिलेटेड था? स्टार से। ये क्या करेगा कि डिटेल मैपिंग करेगा। डिटेल क्या करेगा? मैपिंग करेगा। जो हमारे बिलियंस ऑफ स्टार्स है यूनिवर्स के अंदर, उसकी डिटेल मैपिंग करेगा, जो कि यूजफुल हो सकता है एस्ट्रोनॉमी के लिए। किसके लिए? एस्ट्रोनॉमी के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, यूजफुल हो सकता है। इसमें हम डिफरेंट जो क्रिस्टल्स बॉडी होती है हमारी, और जो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एस्ट्रोनॉमी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एक्यूरेट क्या करेगा? डाटा को प्रोवाइड करेगा कि जो पोजीशन होती है और मोशन होता है वो कैसे कैसे काम करता है हमारे गैलेक्सी के अंदर। जितने भी हमारे मिल्की वेज हैं, जैसे भी जो कॉमेट्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे के बारे में आपको क्या देगा, और जो कैसे कैसे एविडेंस देगा कि कैसे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी, हमारी गैलेक्सी की कैसे डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करेगा कि न्यू स्टार कैसे बनता है, ठीक है, क्लस्टर कैसे होते हैं, कॉन्स्टेलेशन कैसा होता है, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो बहुत सारी चीजों की ये बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां देखिए जरा, यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगजेबपुर इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। औरंगजेबपुर जो कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसका नया नाम क्या रखा है? क्या उसका नाम क्या रखा है? बताइए मुझे। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17 जगह थी, उनका नाम चेंज कर दिया गया उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17 कुछ जगह थी जिनका नाम अभी चेंज किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि औरंगजेबपुर जो है ना हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास योगी नगर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास अंबेडकर नगर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास शिवाजी नगर, और चौथा ऑप्शन है आपके पास मोदी नगर। चौथा ऑप्शन है आपके पास मोदी नगर। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास? मोदी नगर। बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। बात कीजिए, औरंगजेबपुर का नाम अब रख दिया गया है शिवाजी नगर। क्या रख दिया गया है? शिवाजी नगर रख दिया है। शिवाजी नगर रख दिया है। शिवाजी नगर रख दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और देख लेते हैं डिटेल। ये जो नेम देखिए, मैंने क्या बोला था कि 17 प्लेसेस हैं 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको उनके नाम चेंज कर दिए गए। 17 प्लेसेस 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके नाम क्या कर दिए गए? रिप्लेस कर दिए गए बाय द चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसको ध्यान में रखते हुए? जो इंडियन सेंटीमेंट, इंडियन कल्चर है, उसको, पब्लिक के सेंटीमेंट, इंडियन कल्चर और उनके हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए इनका नाम का क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इन मार्च 2025। किसको मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है? ठीक है, किसका? IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। पहला ऑप्शन है आपके पास उदय कोटक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास अरविंद कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रघुराम राजन, और चौथा ऑप्शन आपके पास एन चंद्रशेखरन। चौथा ऑप्शन है आपके पास एन चंद्रशेखरन। बताइए मुझे, एन चंद्रशेखरन।
एन चंद्रशेखरन। राइट आंसर के बारे में बात करें उससे पहले हम क्या करते हैं, आईएमएफ के बारे में जानते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इसमें मैं बात करूं कि टोटल कंट्रीज कितनी है, इसमें इंक्लूड आईएमएफ में टोटल कंट्रीज इंक्लूड कितनी है, मेंबर कंट्रीज, तो मेंबर कंट्रीज कितनी है, 190। कितनी है, 190 क्या है इसमें, मेंबर्स कंट्री हैं। ठीक है, अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका क्या है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। हेडक्वार्टर कहां है इसका, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। बता सकता है मुझे फाउंडेशन कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इस फाउंडेशन हुई है इसकी 1945 के अंदर। कब हुई है, 1945। यूनाइटेड नेशन की भी फाउंडेशन कहाँ हुई है, कब हुई है, 1945 के अंदर। ठीक है, 1945 के अंदर। अगर मैं एमडी की बात करूं, करंट एमडी कौन है, एमडी, करंट एमडी क्रिस्टलिनिया, क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा, क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा। ये इंफॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग आईएमएफ के। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जो भी इसमें कंट्रीज होती हैं, अगर वो कोई क्राइसिस से जूझ रही है तो ये उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको ये फंड प्रोवाइड करते हैं। तो राइट ऑप्शन पे आते हैं। पहले राइट ऑप्शन हमारे पास इसका है एन चंद्रशेखरन, जो कि अभी टाटा के चेयरमैन भी बने हैं। ठीक है, जो कि अभी क्या बने हैं, चेयरमैन भी बने हैं फिलहाल में। ठीक है, फिर ये इन काउंसिल का एम क्या है, देखिए इस काउंसिल का एम क्या है, ये क्या करेगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल पॉलिसीज है उनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। उसमें क्या करेगा, इनोवेशन लाएगा। क्या लाएगा, इनोवेशन लाएगा, ताकि लॉन्ग टर्म क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और जो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर है वो क्या कर सके, इसका लाभ उठा सके। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। ये देखिए आईएमएफ टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, 190। फाउंडेड इन 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन कि वेयर हैज द फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 ऑर्गेनाइज। पहला, अगर पहले की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पहले की बात की जाए तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। पहले ही फर्स्ट है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 ऑर्गेनाइज कहां पर किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है रशिया, और चौथा ऑप्शन है आपके पास फ्रांस। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, फ्रांस। बताइए मुझे चौथा ऑप्शन क्या है, क्या है हमारे पास, फ्रांस। बताइए, राइट आंसर बताइए मुझे। ठीक है, कब से कब तक खेला जा रहा है, जाएगा 31 मार्च स्टार्ट हो चुका है, 31 मार्च, और 5 अप्रैल को ये खत्म भी हो गया। 31 मार्च में इसकी शुरुआत हुई है, 5 अप्रैल 2025 में खत्म हुआ। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है ब्राजील के अंदर। कहाँ, ब्राजील के अंदर। ठीक है, ब्राजील के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया। ब्राजील के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कब तक किया गया, 31 मार्च 5 से लेके 5 अप्रैल 2025 तक इसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया गया। जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 130 बॉक्सर्स 19 कंट्री से पार्टिसिपेट किए। 180 बॉक्सर 19 कंट्री से क्या किए, पार्टिसिपेट किए। डिफरेंट कंट्रीज 19 उससे क्या किया, पार्टिसिपेट किए गए। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया से कितने किए हैं, तो इंडिया से 10 बॉक्सर ने क्या किया, कंपीट किया। लेड बाय एशियन गेम्स, किसको, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका नाम है नरेंद्र बरवाल।
क्या नाम है इनका? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या नाम है इनका? नरेंद्र बरवाल। क्या नाम है? नरेंद्र बरवाल। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ मेल बॉक्सर को ही सैंड भेजा था इस कंपटीशन के लिए, इस इवेंट के लिए सिर्फ मेल बॉक्सर को ही क्या किया गया। होता तो ये दोनों कैटेगरी में, अगर देखा जाए तो दोनों कैटेगरी में होता है, मेंस और वुमेन्स में, लेकिन इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ किसको सेंड किया? मेल बॉक्सर्स को इस कंपटीशन के लिए क्या किया? सेंड किया। ठीक है, भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 मिनट मैं आता हूं, 2 मिनट, एक इंपॉर्टेंट 2 मिनट आता हूं मैं, सॉरी 2 मिनट आता हूं। हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है? माफ़ी चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल था कोई। हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रॉम व्हेन टू व्हेन विल ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक 2025 बी सेलिब्रेटेड? कब से कब तक ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास 5 से 11 मई तक, 10 से 16 जून तक, 1 से 7 अप्रैल तक, 15 से 21 जुलाई तक। 15 से 21 जुलाई तक। बताइए राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए क्या है राइट आंसर दोस्तों, जल्दी से बताइए राइट आंसर, बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की बात करें तो ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक क्या किया गया? सेलिब्रेट किया गया।
क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक क्या किया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक। अब और इसमें इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। हर साल क्या होता है, ये 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका इनिशिएटिव क्या है कि हम क्या कर सके, जो ब्लाइंडनेस है ना उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, एनकरेज कर सके कि हम लोग रेगुलर क्या कर सके, आई चेकअप करवाएं। एनकरेज करेगा कि हम लोग आई चेकअप करवाएं रेगुलर, और उसके बाद क्या है कि प्रमोट कर सके हेल्दी हैबिट्स को, क्या कर सके, प्रमोट कर सके हेल्दी हैबिट को, क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट की क्या होती है, कोलैबोरेशन होती है। हमारे गवर्नमेंट ने भी इसको क्या किया है, कोलैबोरेट किया है। जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी जो किस पे काम करेंगी, आई से रिलेटेड जो भी समस्या है उस पे काम करेंगी, ठीक है। तो वो समझ में है, तो ये किससे कोलैबोरेट करती है। अगर मैं पहली बार कब ये ऑब्जर्व किया गया तो पहली बार जो ऑब्जर्व किया गया है 1961 में। कब किया गया ये पहली बार ऑब्जर्व, 1961 में। और ये भी आपको याद रखना है कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर ने एक सोसाइटी को स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। क्या नाम था, नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। ये इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू एंड राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा क्या किया गया, इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। कब किया गया था, 1960 के अंदर, 1960 अंदर। इसी वीक आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास होगी जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आती रहे हमारे लेक्चर की, ठीक है। अगर आपको कोर्स, कोई भी कोर्स अवेल करना है, हमारा ऑल इन एई जेई का कोर्स हो गया, चाहे एसएससी जेई या आरआरबी जेई का, तो मेरे कोड का यूज करना, ठीक है। मेरे कोड का यूज करना, मनीष 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मनीष 30% डिस्काउंट अवेल करो, इसको जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज करो और अपने एग्जाम को बूस्ट करो, ठीक है। इसी साल निकालना है आपको एग्जाम, ठीक है दोस्तों, इसी साल आपको निकालना है एग्जाम, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय दोस्तों। ध्यान से एग्जाम दीजिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है।